अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। मैं नौशाद सर आपके लिए आज 12th क्लास का 12वीं का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है दो दुर्व्ययता का अंत। लास्ट टाइम पे हमने पहला चैप्टर करा था शीत युद्ध का दौर, और उस चैप्टर को पढ़कर हमने ये जाना था कि किस तरीके से समाजवादी सोवियत संघ बना और दोनों महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहा। इस दूसरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से साम्यवाद खत्म हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत संघ के अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ। जैसे कि सोवियत संघ के अंदर लोकतंत्र नहीं था, सिर्फ एक ही राजनीतिक दल था और सभी शक्तियों पर उसी राजनीतिक दल का नियंत्रण था, इसलिए सोवियत संघ के अंदर लोकतंत्र का अभाव था। दूसरी कमी सोवियत संघ के अंदर जो थी वो था भ्रष्टाचार। सोवियत संघ के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। तमाम काम सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए जाते थे और सरकारी कर्मचारी अपनी शक्तियों का मिसयूज करते थे, गलत इस्तेमाल करते थे, इसलिए लोग साम्यवाद के खिलाफ हो गए। और तीसरी कमी थी सोवियत संघ के अंदर निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। सोवियत संघ में नागरिकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिससे लोगों को ज्यादा काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती थी और उत्पादन भी कम होता था, इसलिए लोग धीरे धीरे करके साम्यवाद के खिलाफ हो गए। और चौथी कमी थी सोवियत संघ के अंदर ना तो प्रतियोगिता थी और ना ही गुणवत्ता। हर चीज सरकार के द्वारा बनाई जाती थी और हर चीज का बंटवारा सरकार के द्वारा किया जाता था, इसलिए प्रतियोगिता तो थी ही नहीं और गुणवत्ता तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए लोग घटिया वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर थे, जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। और पांचवी जो कमी थी सोवियत संघ के अंदर वो था स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत संघ के अंदर नागरिकों को स्वतंत्रताएं बहुत कम दी गई थी। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं पर सरकार का नियंत्रण था। लोगों को ना तो धार्मिक स्वतंत्रता थी और ना ही विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसलिए लोग साम्यवाद के खिलाफ हो गए। और छठी कमी थी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था फेल हो गई, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो ज्यादातर धन हथियार बनाने पर और युद्ध की तैयारी पर खर्च किया जाता था, जबकि लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न था, इसलिए लोग साम्यवाद के खिलाफ हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस तरीके से सोवियत संघ के अंदर बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया या सोवियत संघ खत्म हो गया। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सोवियत संघ के अंदर सुधार करने के लिए दो नीतियों को अपनाया। पहली नीति थी ग्लासनोस्त, जिसका मतलब होता है खुलापन, और दूसरी नीति पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है पुनर्गठन। ग्लासनोस्त में 4 काम किए गए थे। सोवियत संघ में नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार राजनीतिक दल बनाने का अधिकार दे दिया। दूसरा, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के ऊपर से सरकार ने अपने नियंत्रण को हटा लिया और लोगों को विचार प्रकट करने की आजादी दी गई। तीसरा, लोगों की स्वतंत्रताओं को बढ़ावा दिया गया, अधिकार को बढ़ावा दिया गया और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दे दिया। और चौथा, उद्योगों पर से सरकारी नियंत्रण को हटा दिया, निजी उद्योग लगाने की परमिशन दे दी और निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार दे दिया। तो ये था ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन। और जो दूसरी नीति थी वो थी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका के अंदर 3 काम किए गए थे और तीनों ही काम बहुत खतरनाक थे। और इन तीनों में से जो तीसरा काम था वो तो इतना खतरनाक था कि उसकी वजह से सोवियत संघ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। पहला काम, सोवियत संघ में शामिल राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार वार्सा पैक्ट में शामिल होने या ना होने का अधिकार दे दिया। दूसरा, सोवियत संघ में शामिल राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी विदेश नीति बनाने का अधिकार दिया। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक काम था, सोवियत संघ में शामिल राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार संघ से अलग होने का अधिकार दे दिया। बस यही कहने की देर थी कि सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। हालांकि गोर्बाचेव ने इन नीतियों को सुधार करने के लिए अपनाया था, लेकिन सुधार तो नहीं हो पाया, उल्टा सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो संघ से अलग हुए देश थे वो अपना तेजी से विकास करना चाहते थे, पर तेजी से विकास करने के लिए धन का अभाव था या पैसों की कमी थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सलाह पर शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी का मतलब होता है झटका देकर इलाज करना, यानी एकदम से झटके में सब कुछ बदल देना या चेंज कर देना, यानी साम्यवाद को एकदम से खत्म कर दिया जाए
और उसकी जगह पर एकदम से पूंजीवाद को अपना लिया जाए। लेकिन शॉक थेरेपी के अच्छे प्रभाव नहीं पड़े, बल्कि बहुत बुरे प्रभाव पड़े, क्योंकि शॉक थेरेपी को अपनाने की वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और लोगों को बेहतर जीवन की जगह बर्बादी का सामना करना पड़ा। जितने भी उद्योग थे उनका निजीकरण कर दिया। 90% उद्योग ऐसे थे जिन्हें बहुत ही कम कीमत पर निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। और उद्योगों के साथ साथ कृषि का भी निजीकरण कर दिया, जिससे खाद्यान्न संकट पैदा हुआ और जो रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं की चीजें थी उनकी कमी महसूस होने लगी, जैसे दूध, ब्रेड, अनाज। और रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें तेजी से गिरावट आई, जिससे लोगों की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। गरीबी, बेरोजगारी और काला बाजारी को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला। और इन देशों ने अपने संविधान जल्दबाजी में तैयार किए और कहीं कहीं पर संविधान गलत तैयार हो गए, जैसे कि राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दे दी और संसद कमजोर रह गई। बहुत सारे देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाना अभी भी बाकी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मिखाइल गोर्बाचेव ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। गोर्बाचेव तो धीरे धीरे करके सुधार करना चाह रहे थे, पर जनता ने गोर्बाचेव पर प्रेशर डाला और जल्दबाजी के चक्कर में मिखाइल गोर्बाचेव ने इतना बड़ा कदम उठाया। गोर्बाचेव सुधार करने के लिए बाध्य हुए, मजबूर हुए, क्योंकि पश्चिमी देश तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, सोवियत संघ पिछड़ता जा रहा था। पूंजीवादी देश सूचना और तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी थी और लोगों का जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा था, और जबकि सोवियत संघ बहुत तेजी से पिछड़ता जा रहा था। गोर्बाचेव पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को अच्छा बनाना चाहते थे और सोवियत संघ के अंदर लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे। इसलिए गोर्बाचेव सुधार करने के लिए बाध्य हुए। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और संघ से अलग हुए देशों में आज भी संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में लंबे समय तक गृह युद्ध चलता रहा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटना पड़ा, चेक और स्लोवाकिया। इसी तरीके से चेचन्य, दागिस्तान और जॉर्जिया में सत्ता परिवर्तन के लिए आज भी आंदोलन चल रहे हैं। तजाकिस्तान में 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के बहुत ज्यादा भंडार हैं, इसी वजह से यहां बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही है। और सोवियत संघ के विघटन की जो सबसे ज्यादा मार पड़ी वो पड़ी यूगोस्लाविया पर, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ यूगोस्लाविया का भी विघटन कर दिया और एक राज्य की जगह यानी यूगोस्लाविया की जगह कई राज्य बने, जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, मैसेडोनिया और अब 2006 में मॉन्टेनिग्रो बने। अब हम जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन की आखिर प्रक्रिया क्या थी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सोवियत संघ के अंदर सुधार करने के लिए जिस तरीके की नीतियों को अपनाया, उन नीतियों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने के लिए उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति को अपनाया, जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकारें थी वो एक एक करके सोवियत संघ का विरोध करने लगी और पूर्वी यूरोप की तमाम सरकारें धीरे धीरे करके गिरने लगी। इससे सोवियत संघ का विघटन होने लगा। नवंबर 1989 में जो बर्लिन की दीवार थी उसे गिरा दिया गया और यह दीवार शीत युद्ध की निशानी थी। इस दीवार के गिरने से एक बात साबित हो गई, दीवार खत्म हो चुकी है तो शीत युद्ध भी जल्दी से खत्म हो जाएगा, शीत युद्ध भी ज्यादा नहीं चलेगा। और मार्च 1990 में सोवियत संघ के अंदर शामिल राज्य लिथुआनिया ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। इसलिए सोवियत संघ के अंदर सुधार करना जरूरी था, क्योंकि अभी लिथुआनिया अलग हुआ है, बाद में और मुल्क भी अलग हो जाएंगे अगर सोवियत संघ के अंदर सुधार नहीं किया गया। और 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े राज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन के बाद अपनी एकता को बनाए रखने के लिए इन देशों ने राष्ट्रकुल बना लिया, ताकि इनके बीच आपसी सहयोग बना रहे और आपसी एकता बनी रहे। दोस्तों, इस तरीके से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद एक सवाल सामने आया, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस की जगह अमेरिका के साथ दोस्ती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं।
विपक्ष की बात करते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची है, इसलिए भारत को अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। दूसरा, भारत और अमेरिका दोनों के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है और आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भारत को अपने विकास के लिए अमेरिका की सहायता की आवश्यकता है, तकनीक की आवश्यकता है, इसलिए भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं। सोवियत संघ भारत का पुराना मित्र है, इसलिए भारत को रूस के साथ अपनी परंपरागत दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। अमेरिका विश्वास के काबिल नहीं है और सोवियत संघ विश्वास के काबिल है, इसलिए भारत को रूस के साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। और सोवियत संघ ने रूस ने हमेशा संकट के समय भारत की मदद की है और असली मित्र वो होता है जो संकट के समय आपकी मदद करे, इसलिए भारत को रूस के साथ दोस्ती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भारत के विकास के लिए रूस से भी मदद हासिल की जा सकती है, इसलिए भारत को अमेरिका की जगह रूस के साथ दोस्ती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम जरा कुछ चित्रों पर नजर डाल लेते हैं। ये जो चित्र है, इस चित्र के अंदर बर्लिन की दीवार को दिखाया गया है। ये दीवार 1961 में खड़ी की गई थी और ये दीवार लगभग 28 सालों तक कायम रही। यहां पर 3 चित्र दिखाए गए। पहले चित्र के अंदर लोग दीवार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे चित्र के अंदर दिखाया गया है लोगों ने दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है आने जाने के लिए। और तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि 1989 से पहले बर्लिन की दीवार कैसी थी। ये दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी और इस दीवार के गिरने से शीत युद्ध खत्म हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो दोस्तों, ये था आपका 12वीं क्लास का दूसरा चैप्टर, 2 ध्रुवीयता का अंत। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।